स्वागत है। आज की हमारी बातचीत एक बहुत ही सामयिक और परेशान करने वाले सवाल से शुरू हो रही है। सवाल ये है कि झारखंड के रामगढ़ जिले के गांव में आजकल हाथी बार बार क्यों घुस रहे हैं। मतलब पिछले कुछ हफ्तों से वहां से लोगों की मौत, घरों के टूटने और रातों रात पूरी की पूरी फसल बर्बाद होने की खबरें लगातार आ रही हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन घटनाओं को किसी एक दो हाथियों के भटकने की कहानी नहीं बताते, बल्कि एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या से जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि यह सिर्फ रामगढ़ की कोई स्थानीय परेशानी नहीं है। इसके तार वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर एशिया के सबसे बड़े साल वनों में से एक सारंडा के जंगल से जुड़े हैं। बिल्कुल। रामगढ़ में जो दिख रहा है वो असल में कहानी का आखिरी अध्याय है। इसकी शुरुआत कई दशक पहले एक बिल्कुल अलग जगह पर हुई थी। अच्छा। ये एक क्लासिक चेन रिएक्शन या कहिए डोमिनो इफेक्ट का मामला है। तो रामगढ़ की स्थिति को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, यानी सारंडा के जंगलों में। हाँ, सारंडा के जंगलों में। समस्या की असली जड़ वही है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी श्रृंखला को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत यानी सारंडा का जंगल। एक जमाने में तो यह हाथियों का स्वर्ग माना जाता था। आज वहां ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा? स्वर्ग शब्द बिल्कुल सही है। सारंडा कभी एशिया का सबसे बड़ा और सबसे घना साल वन हुआ करता था। हाथियों के विशाल झुंडों के लिए ये एक आदर्श घर था। भरपूर खाना पानी। हाँ, भरपूर खाना पानी और हजारों वर्ग किलोमीटर में फैलने की पूरी आजादी। दशकों तक वे वहां बिना किसी बड़ी परेशानी के रहते आए। लेकिन पिछले 40-50 सालों में कई वजहों से ये पूरा इकोसिस्टम बिखरने लगा। और इसमें सबसे बड़ी वजह क्या रही? क्या ये प्राकृतिक था या फिर इंसानी दखल? ये लगभग पूरी तरह से इंसानी दखल का ही नतीजा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का खनन, मतलब आयरन ओर की माइनिंग। हाँ, सारंडा का इलाका तो मिनरल्स, खासकर अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई छोटा मोटा खनन नहीं है। ये दशकों से चल रही एक इंडस्ट्रियल लेवल की गतिविधि है। हाँ, जिसने जंगल के एक बड़े हिस्से को सचमुच खोखला कर दिया है। अब आप सोचिए, विशाल मशीनों, विस्फोटों और लगातार ट्रकों की आवाजाही ने उस शांत जंगल का क्या हाल किया होगा। और खनन कभी अकेला तो आता नहीं है। सही बात है। इसी से जुड़ा है दूसरा कारण, अवैध कटाई। जब खदानें खुलती हैं तो उसके आसपास के जंगल भी साफ होने लगते हैं। सड़कें बनती हैं। हाँ, सड़कों का जाल बिछता है और जंगल के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच आसान हो जाती है। और फिर विकास से जुड़ी परियोजना भी तो होंगी, जैसे सड़कें, रेलवे लाइनें। हाँ, वो तीसरा तय है। सड़कें, रेलवे लाइनें और दूसरे उद्योग। अब आप एक हाथी के नजरिए से देखिए। एक चौड़ी सड़क या रेलवे लाइन सिर्फ एक रास्ता नहीं है, वो एक दीवार जैसी है। बिल्कुल एक दीवार है। ये उनके सदियों पुराने आने जाने के रास्तों को, उनके कॉरिडोर्स को काट देती है। उनके विशाल घर को छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़ों में बांट देती है। और चौथा कारण? और चौथा और आखिरी कारण है मानव बस्तियों का जंगल की जमीन पर बढ़ता हुआ अतिक्रमण। लोग जंगल के करीब और अंदर बसते जा रहे हैं। तो इन चारों वजहों ने मिलकर हाथियों के घर को पूरी तरह से बदल दिया। हाँ, उनके लिए खाना ढूंढना, पानी पीना, यहाँ तक कि एक जगह से दूसरी जगह जाना भी एक चुनौती बन गया। चुनौती ही नहीं, खतरनाक भी हो गया। उनका वो विशाल सुरक्षित घर अब एक ऑब्स्टैकल कोर्स जैसा बन गया है, जहां हर मोड़ पर एक नया खतरा है। बिल्कुल। कहीं खदान का गड्ढा, कहीं तेज रफ्तार ट्रैफिक, तो कहीं इंसानी बस्ती। तो जब घर में रहना ही मुश्किल हो जाए तो जानवर भी सुरक्षित ठिकाने की तलाश करते ही हैं। तो एक मिनट, जब किसी जानवर का घर उजड़ता है तो वे कहाँ जाते हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? देखिए, हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है। उनके झुंड सदियों से कुछ खास रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम कॉरिडोर या गलियारा कहते हैं। जी। ये उनके पैतृक हाईवे की तरह होते हैं जो एक जंगल को दूसरे जंगल से जोड़ते हैं। तो जब सारंडा में दबाव असहनीय हो गया तो उन्होंने इन्हीं पुराने रास्तों पर उत्तर की ओर बढ़ना शुरू किया। लेकिन वो रास्ते भी तो अब पहले जैसे नहीं रहे होंगे। बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी और जटिल हो जाती है। उनका सफर सारंडा से शुरू होकर दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ बढ़ा, लेकिन दलमा पर भी आबादी और विकास का दबाव बढ़ चुका था। तो वो और आगे बढ़े। हाँ, तो झुंड और आगे बढ़े हजारीबाग के जंगलों की ओर, और अंत में उनका ये सफर उन्हें रामगढ़ के उन इलाकों तक ले आया जहां पारंपरिक रूप से हाथियों की उतनी आवाजाही नहीं थी। तो ये एक तरह से मजबूरी में किया गया विस्थापन था। बिल्कुल। ये तो एक भयानक तस्वीर है। मतलब वे अपने घर से तो निकाले ही गए, और जिस रास्ते पर निकले
वो भी एक तरह का पेच, मतलब एक जाल था। हमारे एक स्रोत में इस सफर की चुनौतियों का जिक्र है, खासकर नेशनल हाईवे पार करने का। हाँ, ये उनके लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। आप कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में हाथियों का एक झुंड, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं। हाँ, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, और वो एक 8 लेन वाले हाईवे को पार करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ से आती तेज रफ्तार गाड़ियों की वो चकाचौंध करने वाली लाइटें, हॉर्न का शोर, हाथियों के लिए ये बेहद तनावपूर्ण और डरावना होता है। और कई हादसे होते हैं, जिनमें हाथी और इंसान दोनों की जान जाती है। दोनों की। उनके जो प्राकृतिक रास्ते थे वो अब ऐसे ही इंसानी बाधाओं से भरे पड़े हैं। ये बात तो समझ आती है कि वे विस्थापित हो गए हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वे सीधे गांव में ही क्या पहुंच रहे हैं? जंगल के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं जा सकते? क्या गांव में उनके लिए कोई खास आकर्षण है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसके 2 मुख्य कारण हैं, और दोनों ही सीधे सीधे उनके अस्तित्व की लड़ाई से जुड़े हैं। अच्छा। पहला, जैसा हमने बात की, उन जंगलों में जहां से वे गुजर रहे हैं उनके प्राकृतिक भोजन की भारी कमी है। वो पेड़, पत्ते, फल और बांस जो उनकी डाइट का मुख्य हिस्सा है, अब उतने नहीं रहे। और दूसरा कारण? दूसरा कारण ये है कि गांव उनके लिए एक, कह सकते हैं, फूड मॉल की तरह है। फूड मॉल? हाँ, धान और मक्का जैसी फसलें कैलोरी और ऊर्जा से भरपूर होती हैं, तो एक भूखे और थके हुए हाथी के लिए धान का लहलहाता खेत किसी दावत से कम नहीं होता। और पानी भी आसानी से मिल जाता होगा। बिल्कुल, गांव में तालाब, पोखर या नदी के रूप में पानी भी आसानी से मिल जाता है, इसलिए वे अक्सर रात के अंधेरे में इसी आसान भोजन और पानी की तलाश में आते हैं। और यहीं से उस टकराव की शुरुआत होती है जिसकी खबरें हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ हाथी जो बस अपनी भूख मिटाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ किसान जिनकी साल भर की मेहनत उस फसल पर टिकी है। बिल्कुल, और यहीं हमें हाथियों के मनोविज्ञान को भी थोड़ा समझना होगा। वे स्वभाव से आक्रामक नहीं होते हैं, वे बेहद सामाजिक और बुद्धिमान प्राणी हैं। संघर्ष तब बढ़ता है जब इंसान डर या उत्सुकता में उनके बहुत करीब चले जाते हैं। हाँ, जब हाथी किसी गांव में घुसता है तो स्वाभाविक रूप से अफरा तफरी मच जाती है। और लोग उन्हें भगाने के लिए जो तरीके अपनाते हैं वो शायद स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। लोग उन्हें भगाने के लिए पत्थर फेंकते हैं, मशाले जलाते हैं या तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ते हैं। इससे हाथी और ज्यादा डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन पर हमला हो रहा है, और वो बेचैन हो जाते हैं। हाँ। और आजकल मोबाइल फोन की वजह से एक नया खतरा भी जुड़ गया है, सेल्फी और वीडियो बनाने का। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लोग खतरे को समझे बिना उनके बहुत करीब चले जाते हैं। बिल्कुल, और इसी डर, घबराहट और महसूस किए गए खतरे की स्थिति में हाथी हमलावर हो जाते हैं, जिसे हम उनकी आत्मरक्षा की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये एक दुखद चक्र है। इंसान हाथियों से डरता है और हाथी इंसानों की प्रतिक्रिया से डरकर और खतरनाक हो जाते हैं। और इस संघर्ष में नुकसान दोनों का हो रहा है। दोनों का। तो अगर मैं अब तक की बातचीत को जोड़कर देखूं तो ये एक चेन रिएक्शन जैसा लगता है। पहली कड़ी टूटी सारंडा में, जहां खनन और जंगल की कटाई ने हाथियों को बेघर किया। जी। फिर वो हताश होकर नए इलाकों की ओर बढ़े, जिससे दूसरी कड़ी यानी उनके रास्ते और गलियारे टूटे। और इसका आखिरी सबसे खतरनाक नतीजा हम रामगढ़ में देख रहे हैं। क्या ये समझना सही है? ये बिल्कुल सही सारांश है। लेकिन इसे संभालने का काम तो किसी न किसी प्रशासनिक तंत्र का है। इस मोर्चे पर क्या हो रहा है? क्या हमारा जो सिस्टम है वो इस संकट को संभालने में सक्षम है? यहीं पर एक और बड़ी कमी सामने आती है। हमारे स्रोतों के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर कई गंभीर कमजोरियां हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी पूरी व्यवस्था प्रतिक्रियावादी है, रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। बिल्कुल रिएक्टिव है, निवारक नहीं। हम घटना होने का इंतजार करते हैं। इसका क्या मतलब हो? जैसे कि कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है? बिल्कुल, मतलब ग्रामीणों को पहले से कोई सूचना नहीं मिल पाती कि हाथियों का झुंड उनके इलाके की तरफ आ रहा है। हमें अक्सर तभी पता चलता है जब हाथी किसी गांव में घुसकर नुकसान कर चुके होते हैं। जबकि आज तो टेक्नोलॉजी मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। हाथियों पर रेडियो कॉलर लगाकर उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है और समय रहते मोबाइल पर अलर्ट भेजा जा सकता है। कुछ घंटों की पूर्व सूचना भी कई जाने और बहुत से नुकसान बचा सकती है। और उन गलियारों का क्या, जिनकी हमने बात की? क्या उन्हें बचाने के लिए कोई कानूनी ढांचा है? ये शायद सबसे बड़ी संरचनात्मक कमी है। हाथियों के आने जाने वाले इन जरूरी रास्तों यानी कॉरिडोर्स को कोई मजबूत कानूनी सुरक्षा हासिल नहीं है। तो उन पर आज भी निर्माण हो रहा है, नई बस्तियां बस रही हैं। हाँ, और उन्हें लगातार सिकोड़ा जा रहा है। और आखिर में जंगल और मानव के सह अस्तित्व को लेकर किसी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति का अभाव है। हमारी नीतियां ज्यादातर मुआवजा देने तक ही सीमित हैं। हाँ, मतलब किसी की जान चली गई या फसल बर्बाद हो गई तो उसे कुछ पैसे दे दिए। ये मदद जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। ये सिर्फ घाव पर मरहम लगाने जैसा है। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सार ये है, फिर रामगढ़ में जो हो रहा है वो एक स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी और पुरानी बीमारी का एक लक्षण मात्र है। एकदम सही। इसे एक लाइन में कहें तो, जैसा हमारे स्रोत भी कहते हैं,
रामगढ़ में हाथियों का आतंक सारंडा वन के क्षरण से शुरू हुई एक पारिस्थितिक श्रृंखला का अंतिम और सबसे खतरनाक परिणाम है। ये एक सीधी सी बात है, जब तक हम समस्या की जड़ पर ध्यान नहीं देंगे, यानी जंगलों को नहीं बचाएंगे। हाँ, जब तक जंगलों को नहीं बचाएंगे तब तक जानवर इंसानी बस्तियों में आते रहेंगे और ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। आज की ये चर्चा एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। अगर समस्या की असली जड़ सैकड़ों किलोमीटर दूर सारंडा के जंगलों के विनाश में है, तो क्या सिर्फ रामगढ़ में हाथियों को भगाने, उन पर नजर रखने या मुआवजा बांटने की नीतियां इस संघर्ष को कभी स्थायी रूप से खत्म कर पाएंगी? या फिर असली समाधान उन जंगलों और गलियारों को बचाने में है जिन्हें हम अब तक किसी और की समस्या समझकर नजरअंदाज करते आए हैं? इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। वैदिक एरा YouTube चैनल पर इस चर्चा को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।